Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. Hello dear students, welcome to our channel EduCS Physics. आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें भी हम जो पहली इसकी एप्लीकेशन या जो अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम आज इस पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल EduCS फिजिक्स पर इसकी PDF अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट जा सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखना ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट गाउस के नियम का अनुप्रयोग। हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा तार कैसा है? अनंत लंबाई का है। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है? अनंत है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, मतलब इस तार के किसी L लंबाई पर विचार करते हैं। तार की हम लंबाई ले लेते हैं L, इस पर विचार करते हैं। तो L लंबाई पर दो बिंदु आएंगे, वो कौन कौन से होंगे? बिंदु A और बिंदु B। ये तार के दो बिंदु ले लिए A और B, जिनके बीच की दूरी कितनी हो गई? L हो गई, और इनका मध्य बिंदु कितना होगा? O। ये हमने मान लिया। अब देखिए जो तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है हम उसको मान लेते हैं कितना है? लैम्डा है। तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना मान लेंगे? लैम्डा। और इसको हम धनावेश देते हैं तो ये इस पर धनावेश आ जाता है। हमें इस तार से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका जो मध्य बिंदु है इससे r दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु P स्थित है और हमें यहाँ पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? हमने जो तार दिया है L लंबाई का, उसके हम एक छोटे अल्पांश पर बात करते हैं, मतलब अल्पांश का मतलब एक छोटे से बहुत छोटे से भाग पर बात करते हैं। इसको नाम दे देते हैं AB। एक तो A है और दूसरा B है। A का जो छोटा सा भाग है, बहुत छोटा सा, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है बिंदु P पर, जिसकी दिशा कुछ ये रेखा दिख रही है आपको, इसके अनुदिश होगी, AP के अनुदिश होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? AP के अनुदिश। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी? मान कितना होगा? DE1। और ये जो तार के लंबवत दिशा या लंबवत दूरी है R, इसके साथ कितना कोण बना रही है? थीटा। और जो बिंदु B है इसमें भी हम एक अल्पांश लेते हैं। इस अल्पांश के द्वारा बिंदु P पर जो तीव्रता है उसकी दिशा क्या होगी? B से P की ओर, इस तरह से। और इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी? DE2 होगी। अब देखिए पहले बात करें A के द्वारा जो उत्पन्न तीव्रता है DE1, उसके बारे में। अब जो तीव्रता DE1 है ये ना तो क्षैतिज है और ना ही ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, तो ये किसी तीसरी दिशा में जा रही है। हम क्या करते हैं, इसके घटक करते हैं। ये जो DE1 इसके घटक करेंगे तो घटक क्या होंगे? एक तो हम घटक ले लेते हैं ये क्षैतिज दिशा में, और दूसरा घटक ले लेते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये वाला। ये दोनों कोण थीटा बन रहे हैं, तो इनके सामने जो भी कोण बनेंगे वो भी कितने होंगे? थीटा। अब हमें पता है कि जो कोण के साथ वाला घटक होता है वो हमेशा कोस घटक होगा। तो ये वाला जो भाग है इसके घटक है उसको हम नाम दे देते हैं DE1 कोस थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है उसको हम नाम देते हैं DE1 साइन थीटा। ये बात हमेशा याद रखना कि जो कोण के साथ वाला घटक होता है वो कोस घटक, और जो शेष घटक होता है दूसरा वो साइन घटक होता है। अब जो B के द्वारा उत्पन्न तीव्रता DE2 है ये ना तो क्षैतिज दिशा में है और ना ही ऊपर की ओर है, किसी तीसरी दिशा में। तो इसके भी अगर हम टुकड़े करें तो एक तो ये वाली दिशा होगी इसकी और दूसरी ऊपर वाली होगी, तो इसके साथ भी ये कोण थीटा बन रहा है, तो इसका मान कितना होगा? DE2 कोस थीटा और ऊपर वाली का DE2 साइन थीटा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए इसकी थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं। माना एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के किसी भाग AB का मध्य बिंदु O है।
ये हमारे पास अनंत लंबाई का तार है, इसका कोई भाग ले लिया ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है L, और इसका मध्य बिंदु कितना है O है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, ये बिंदु O है, इससे ये दूरी हो गई R, और यहाँ पर बिंदु P स्थित है, जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना ले लेते हैं हम, लैम्डा। तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना मान लेंगे हम, लैम्डा मान लेंगे। तो अब देखिए ये रेखीय आवेश घनत्व, हम क्या करते हैं, अब बात करें इसकी दिशा की, जो विद्युत क्षेत्र की जो परिणामी दिशा है वो क्या होगी। तो देखिए अब बात करें हम दिशा की, तो करते हैं दिशा की गणना। ये देखिए दिशा की गणना, दिशा की गणना कैसे करेंगे, एक बार डायग्राम को फिर से समझिए। यहाँ पर हमने जो घटक लिए हैं इसमें DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा और DE1 साइन थीटा बराबर है और विपरीत दिशा में, एक तो ऊपर की ओर है और दूसरा नीचे की ओर है। तो ये दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। लेकिन जो ये वाला घटक है DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा, ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा क्या होगी, ये वाली। मतलब इसको हम बोल सकते हैं तार की लंबवत दिशा, क्योंकि ये तो तार है, इससे 90 डिग्री का कोण ये वाला बना रही है। तो हम बोल सकते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तार की लंबाई के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये थी इसकी दिशा की गणना। तो देखिए तार के किसी बिंदु A पर कोई अल्पांश जिससे बिंदु P पर तीव्रता DE1 तथा दूसरी अल्पांश B से बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता DE2 होगी। ये तीव्रताएं तार के लंबवत अक्ष O से थीटा कोण बना रही है। अभी मैंने आपको बताया था तार से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। DE1 व DE2 के घटक करने पर, घटक मतलब टुकड़े या इसको अलग अलग दो दिशाओं में बांटते हैं, तो DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ये वाला जो घटक ऊपर और नीचे ये बराबर और विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। लेकिन ये जो घटक है DE1 कोस थीटा DE2 कोस थीटा, ये एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो देखिए जबकि DE1 कोस थीटा व DE2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः स्पष्ट है कि पूरे तार की जो तीव्रता है वो एक समान होगी। तार की जो तीव्रता है वो कैसी होगी, एक जैसी होगी, जो तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। क्लियर है, जो इसकी तीव्रता है वो तार के लंबवत बाहर की ओर, ये तार है इसके लंबवत ये वाली दिशा में बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये तो बात कर ली दिशा की। अब बात करें तीव्रता की गणना कैसे करनी है। तो तीव्रता की गणना करते हैं। ये देखिए तीव्रता की गणना करनी है अब हमें। तो तीव्रता की गणना करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी हम चालक वस्तु की तीव्रता की गणना करते हैं तो हम एक उसके चारों ओर एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे हम गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। मैंने गाउस का नियम पहले पढ़ाया था। आपने अगर वो गाउस का नियम नहीं पढ़ा है तो ऊपर जो आई वाला बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप गाउस का नियम पढ़ सकते हो। वहाँ से आप गाउस का नियम पूरा डिटेल में पढ़ो। देखिए हमें इस तार की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके चारों ओर एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उस पृष्ठ को हम बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। हमने गाउस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़े थे, वो भी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। ये हमारे पास तार है वही अनंत लंबाई का, और इसके हम किसी भाग एफ बी पर बात करते हैं जिसकी लंबाई कितनी है एल, और इसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई है उसकी दिशा कौन सी होगी, ये वाली। क्लियर है। अब देखिए हम जो पृष्ठ है, जो गाउसियन पृष्ठ, उसको हम बेलनाकार मानते हैं। कौन सी आकृति का, बेलनाकार आकृति का मानते हैं। तो बेलनाकार आकृति का मानेंगे तो इसमें देखो हम तीन भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। एक तो ये वाला भाग देखिए ध्यान से, वृत्ताकार, और एक नीचे भी वृत्ताकार भाग है, और एक ये वक्राकार भाग। इसके चारों ओर का जो भाग है ना, ये वाला बच गया जो, यह है वक्राकार भाग। तो जो वृत्ताकार भाग है इसमें हम एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं,
और जो वक्राकार भाग है इसमें भी अब एक अल्पांश छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, और तो नीचे वाला जो वृत्ताकार भाग है इसमें भी एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो देखिए होगा क्या, तीव्रता की गणना कैसे करेंगे। रेखीय आवेश या चालक तार को अक्ष मानते हुए, ये जो तार है इसको अक्ष मानकर हम इसके चारों ओर एक एल लंबाई के जो बेलना एल लंबाई का जो हमारा तार है उसी की लंबाई का एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एल लंबाई के सममित बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके वक्र पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। अब इसका जो यहाँ पर वक्र पृष्ठ है ये वाला भाग, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका बिंदु P। अभी हमने जो ऊपर चित्र में लिया था वह बिंदु P स्थित है। इसे 3 भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था 3 भाग, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा भाग। 2 भाग S1 व S3 तो कैसे हैं, वृत्ताकार है, और जो तीसरा भाग है वो कैसा है, वक्राकार। तो 2 भाग S1 व S3 तो वृत्ताकार है तथा S2 वक्राकार है। अब देखो तीनों भागों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब तीनों भागों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की बात करें तो हमने जो क्षेत्रफल लिए वो अल्पांश है, डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वन वैक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस टू वैक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री वैक्टर। ये आ गई तीनों भागों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। और इसको हम देखिए, मैंने पहले भी विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको बताया था, जो गाउस के नियम में वही वीडियो इसमें आपको मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर को ई डी एस वन कोस थीटा प्लस ई डी एस टू कोस थीटा प्लस ई डी एस थ्री कोस थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए एक बार जो हमने अभी चित्र बनाया था उस पर गौर कीजिए। ये देखिए डायग्राम में जो डी एस वन भाग है ये तो है ऊपर की ओर, क्योंकि जो क्षेत्रफल इसकी दिशा क्या होती है, पृष्ठ के अनुदिश लंबवत। ये पृष्ठ मान लीजिए, सपोज कीजिए हमारे पास जो पृष्ठ है इसकी दिशा क्या होगी, इस तरह से लंबवत होगी। क्लियर है, मतलब ये ऊपर उठी हुई इस तरह से बाहर की ओर, तो ये तो इसकी दिशा हो गई ऊपर की ओर। आपको मैं देखिए समझाता हूँ इसको कि हमारे पास जो बेलन है उसकी जो वृत्ताकार भाग है उससे लंबवत है, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में है। तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो DS1 और E के बीच कोण कितना होगा, 90 डिग्री। और DS2 और E वेक्टर एक ही दिशा में है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी दिशा में है और जो क्षेत्रफल लिया है वो भी इसी दिशा में है। तो इसके बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। और इसमें भी देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली है और जो क्षेत्रफल है वो उसकी दिशा नीचे की ओर है DS3 की। तो इनके बीच कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो देखिए DS1 और E वेक्टर के बीच और E वेक्टर और DS3 के बीच तो कोण 90 डिग्री का, और DS2 और E वेक्टर के बीच कोण कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो चलते हैं हमारे उसी टॉपिक पर। S1 व S3 के लिए E वेक्टर व DS1 वेक्टर तथा E वेक्टर व DS3 वेक्टर के मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा, जबकि DS2 वेक्टर और E वेक्टर एक ही दिशा में होने के कारण उनके मध्य कोण 0 डिग्री का होगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ये E वेक्टर और DS मध्य कोण 90 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो ये मैंने मान रख दिए यहाँ पर। अब देखिए आपको पता है कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो ये 0 होगा तो इस पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कोस 0 का मान होता है 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, EDS2, और इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो 0 EDS2 प्लस 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, EDS2 आएगा। ये आ गई हमारे पास डी फाई की वैल्यू। अब देखिए ये तो अल्पांश के द्वारा ये विद्युत फ्लक्स है, जो फ्लक्स का मान है हमारे पास ये अल्पांश के द्वारा है। अब हमें पूरे तार के द्वारा जो संबद्ध फ्लक्स है उसका मान ज्ञात करना है। तो पूरे तार के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे तो डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस टू। अब देखिए आगे फाई का मान और ई बाहर आ गया, डी एस टू, ये समीकरण नंबर 1। अब हमें पता है कि जो गाउस का नियम होता है वो क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको समीकरण नंबर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें पता है, हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा इज इक्वल्स टू
क्यू अपॉन लेमडा। देखिए हमने पहले जो वीडियो में डिस्कस किया था उसमें लंबाई कम थी तो आवेश भी कैसा था, कम था, डी क्यू था, तो लंबाई कितनी थी, डी एल। यहाँ पर लंबाई कितनी एल, तो आवेश कितना है, क्यू मान लिया। यहाँ से हम क्यू का मान निकालेंगे, तो क्यू का मान कितना आएगा, लेमडा एल। यहाँ से इसको पक्षांतरण कर दिया तो क्या आ जाएगा, लेमडा एल। अब ये क्यू की वैल्यू आई है, कितनी है, लेमडा एल, ये हम रखेंगे यहाँ पर। समझ में आ रही है मेरी बात, जो हमने क्यू का मान निकाला लेमडा एल वो यहाँ पर रखेंगे, तो फाई का मान कितना होगा, लेमडा एल बट्टा एप्सिलॉन। अब फाई का मान कितना आ गया, लेमडा एल बट्टा एप्सिलॉन, ये मान रखेंगे यहाँ पर। तो ये समीकरण क्या बनेगी, मैंने यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में किया, डायरेक्ट कर दिया। समीकरण 1, 2 व 3 से लेमडा एल बट्टा एप्सिलॉन, यहाँ पर मैंने इसमें मान रख दिया और ये बाकी है जैसे कि जैसे रह गया। ये देखिए, अब देखिए, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एल, जो हमारा बेलनाकार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, ये क्षेत्रफल को बता रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। बेलन का जो वक्र पृष्ठ, ये वक्राकार भाग है तो उसका क्षेत्रफल है, तो बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर एल। तो इसका समाकलन करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। तो डी एस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू की जगह हम क्या रख दें, 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर मान रख दें लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये है जैसे कि जैसे ई अपनी जगह पे ये अपना मान रख दिया। हमें तीव्रता निकालनी थी ई का मान, तो ई का मान निकालने के लिए 2 पाई आर एल का पक्षांतरण यहाँ पर करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा ई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर एल। यहाँ से एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट और आर। अब देखिए इसको थोड़ा और सरल करें तो ऊपर और नीचे 2 का गुणा करवा देते हैं। ऊपर व नीचे 2 का गुणा करवाने का रीजन क्या है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, पहले यहाँ तक समझिए। ऊपर व नीचे 2 का गुणा करवाएंगे तो ये होगा 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। अब देखिए हमने स्थिर विद्युत नियतांक पढ़ा है, अभी एक पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ मैं स्थिर विद्युत नियतांक, वो कूलाम का नियम था, उसमें आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट किसके बराबर होता है, के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत नियतांक। अगर आपने कूलाम का नियम भी नहीं पढ़ा है तो आप आई वाले बटन पर क्लिक करके देख लेना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट किसके बराबर होगा, के बराबर। 2 अपनी जगह पे, लेमडा अपनी जगह पर, यहाँ पर क्या बच गया, आर। इसी वजह से हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है ताकि हम 4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह क्या रख दें, के रख दें। क्लियर है। तो ये आ गई हमारे पास तार की तीव्रता, जो कि अनंत लंबाई के तार की तीव्रता है। यह है तार की तीव्रता। अब देखिए जो तार की तीव्रता है वो किस पर निर्भर कर रही है, जो रेखीय आवेश घनत्व है उसके समानुपाती होती है और जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए इसका आगे हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं इनको दोनों को। तार के द्वारा उत्पन्न जो तीव्रता है वो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा के तो समानुपाती है, अभी जो फॉर्मूला देखा था आपने उसके, तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब अगर हम विद्युत क्षेत्र ई और रेखीय आवेश घनत्व लेमडा के बीच में ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा आएगा, एक सीधी रेखा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती है। और अगर हम विद्युत क्षेत्र ई और दूरी आर के बीच ग्राफ बनाए तो ग्राफ ऐसे वक्राकार आता है इस तरह से। क्यों, क्योंकि जो तीव्रता ई है वो दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।